चांगटोला निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन के प्रधान आरक्षक पर जेब से पैसे निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ को लिखित शिकायत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पीड़ित गोपालगिरी गोस्वामी पिता केवलगिरी गोस्वामी वार्ड नंबर संकटोला पचपेड़ी चांगटोला का निवासी है, जिसमें एसपी को शिकायत कर बताया कि 27 जुलाई की दिन गुरुवार की रात को प्रधान आरक्षक दीपक चौकी निवासी चांगटोला के द्वारा मऊ शराब दुकान के पास मुझे बुलाया और बैठने के लिए बोला। तब किसी विषय को लेकर बैठना है, इस पर मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और मऊ के चावड़ी में कहा कि कपड़े उतार, मेरा मोबाइल छीन कर लिया और पैसे जो मेरे पैंट के जेब में रखे थे 65,000 रुपये नगद थे, जो कि मेरे द्वारा ज़मीन बेचकर ले गए थे पैसा था, जिसे उसने जेब से निकाल लिया। उसके बाद बार बार उससे संपर्क करने के बाद जब परिजनों के साथ उससे पैसे मांगने गया तो वह गाली गलौज करने लगा। इस संबंध में 29 जुलाई को पुलिस थाना चांगटोला में लिखित शिकायत भी दर्ज की गई, किंतु मुझे शिकायत की ओसी कॉपी प्रदान नहीं की गई है, जिसके पश्चात 29 जुलाई को पुलिस अधीक्षक बालाघाट कार्यालय में पहुंचकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत ये सर जी कि दीपक चौके ने गुरुवार को लगभग 9 और 10 के बीच में वो व्यक्ति मेरे को मऊ में मिला सर जी। मऊ में मिलने के बाद उसने मेरे से पैसे की डिमांड रखी, क्योंकि मेरे पास पैसा देने योग्य नहीं था, पैसा मेरे काम का था। वो मेरे ज़मीन बेच करके मैंने पैसे रखे थे सर अकाउंट में जमा करने के लिए, लेकिन बैंक वाले ने बोला कि 20,000 से लिमिट ज़्यादा नहीं है, इसलिए नहीं जमा कर पाऊँगा। इसलिए उसने सर मेरे को दूसरे दिन मतलब शुक्रवार को बैंक जाने की सलाह दी सर। तो पैसा मेरे जेब में था। ये व्यक्ति मिला सर, इसने मेरा सर पहले फ़ोन लिया और उसके बाद मेरे शर्ट को चेक करने लगा। शर्ट बटन टाइट था तो मेरा शर्ट खींचा सर, तो मेरा शर्ट निकल गया और उसके बाद पैंट में जेब में हाथ डाल के सर उसने पैसा निकाला। तो 65,000 रुपये था सर जी। तो क्या नाम है था जिसने पैसा निकाला? क्या नाम? दीपक चौके सर जी। क्या है वो? पुलिस में है सर जी, चांगटोला थाने में ही। अभी कुछ दिन पहले इसका ट्रांसफ़र हुआ है, तो चांगटोला थाने में पता था सर जी। क्यों निकाल लिया उनने पैसा? मेरे को इसकी जानकारी नहीं सर जी कि उसने क्यों निकाला, लेकिन उसने मेरे जेब से पैसे निकाल लिए। निकालने के बाद सर मेरे को उसने एक प्रकार से धमकी दिया। उसके बाद मैंने घर जाकर अपनी श्रीमती से वाइफ से बोला कि ऐसा सर मेरे साथ समस्या बनी है, जिसकी बात को लेकर के सर पत्नी ने भी कहा कि चलो आज नहीं ले गया तो कल वो ला के देगा। लेकिन नहीं जाने पर आज मेरी पत्नी सर और मेरे बच्चे और मैं उसके घर गए। घर जाने पर उसकी माँ, उसकी पत्नी और दीपक के द्वारा अभद्र गालियाँ गलौज करके हमको सर उनके घर से निकाल दिया गया। उस बीच में फिर हम जाके सर थाने में फिर हमने लिखित आवेदन थाने में दिया सर जी, और आवेदन देने के बाद फिर मैं बालाघाट एसपी साहब को शिकायत देने के लिए। क्या चाहते हैं अब आप? मैं इंसाफ चाहता हूं सर, मेरे को पैसा मेरा चाहिए, क्योंकि मैंने 30 डिसमिल ज़मीन बेच करके मेरे पिता पैतृक संपत्ति सर मैं अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए मैंने ज़मीन बेच के वो पैसा रखा था सर। उस पैसे को सब व्यक्ति ने छीन लिया सर जी। क्या नाम है? रूपजर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में आसमानी बिजली गिरने से एक बालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। यह प्राकृतिक घटना इस क्षेत्र में 30 जुलाई को दोपहर में ग्राम बासी और अमुआई के बीच में हुई, जिनमें रोहित पिता सुरेश उइके 21 वर्ष ग्राम बासी तथा दूसरा व्यक्ति इंदरचंद पिता सुकेश सिंह मरावी 50 वर्ष अमुआई निवासी की मौत हो गई। 28 जुलाई को ग्राम बासी में रोहित उइके के परिवार के लोग अपने खेत में पराह लगा रहे थे कि 3 बजे करीब रोहित खेत की झोपड़ी में बैठा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ और आंधी तूफान के आने से बिजली कड़कने लगी और अचानक ही रोहित, जो कि खेत में बने झोपड़ी पर बैठा हुआ था, इसके ऊपर आसमानी बिजली गिर गई, जिससे वह बेहोश हो गया। जिसके पश्चात समीप ही पराह लगा रहे परिवार के लोगों ने रोहित को सुरक्षित स्थान पर ले गए, किंतु रोहित की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने रोहित को उपवा अस्पताल ले गए, किंतु चिकित्सक नहीं होने के कारण रोहित का शव घर ला लिया गया। 29 जुलाई को सुबह रोहित का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया। पंचनामा कार्रवाई के पश्चात रोहित की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इसी प्रकार 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे ग्राम अमुआई में इंदरचंद मेरावी अपने खेत में मचान पर बैठे हुए थे कि तभी तेज बारिश के दौरान तेज गर्जना के साथ इंदरचंद मेरावी के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसका भी शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया। शनिवार को सुबह ही पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के पश्चात इंदरचंद की लाश परिजनों को सौंप दी गई। शहर के बस स्टैंड में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति से 7 से 8 लोग उन्हें पकड़कर जबरदस्ती बस में बिठाने लगे। वह व्यक्ति जब उन लोगों से भी नहीं संभल पा रहा था तो तब उन लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को बांधकर पुलिस को बुलाया गया। वह पुलिस की सहायता से उसे महाराष्ट्र जाने वाली गोंदिया बस में बिठाकर गोंदिया के लिए रवाना कर दिया गया। 29 जुलाई की देर शाम 5 बजे बालाघाट बस स्टैंड में राज्य परिवहन के सामने अचानक एक व्यक्ति को कुछ लोगों के द्वारा बांधकर जबरदस्ती बस में बिठाया जा रहा था। उस समय लोगों का वहां हुजूम जमा हो गया और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि लोगों के द्वारा इस व्यक्ति को क्यों जबरदस्ती बांधकर बस में बिठाया जा रहा है। वह व्यक्ति किसी से पकड़े नहीं संभल पा रहा था। तब कुछ लोगों के द्वारा पुलिस की मदद लेकर उस व्यक्ति को बांधकर जबरदस्ती महाराष्ट्र की ओर जाने वाली गोंदिया बस में बिठा दिया गया। वह बस उसे गोंदिया लेकर जाने लगी। तब इस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी पता की गई
तब यह पता चला कि उक्त व्यक्ति जिसे बांधकर लोगों के द्वारा गोंदिया ले जाया जा रहा है वह महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वह गोंदिया से बालाघाट आ गया था। जब इसकी सूचना उनके परिजनों को लगी तो उनके परिजनों के द्वारा बालाघाट आकर उसे अपने साथ गोंदिया ले जाने के लिए बस में बिठाया जा रहा था, किंतु वह उनकी एक नहीं सुन रहा था। वह हर किसी को मारकर भगाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी स्थिति में परिजनों के द्वारा पुलिस की मदद लेकर उक्त व्यक्ति को गोंदिया जाने वाली बस में बिठाकर लेकर गए। लालबर्रा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहगांव धपेरा निवासी हार्डवेयर दुकानदार आसाराम बसेने की पत्नी श्रीमती ज्ञानेश्वरी बसेने के आंखों में शुक्रवार की रात्रि करीब 8 से 8:30 बजे के बीच अज्ञात नकाबपोश 2 लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में मिर्ची झोंककर सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई और सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी राशि लूटकर फरार हो गए। इस लूटपाट की घटना में महिला श्रीमती ज्ञानेश्वरी बसेने घायल हो गई थी, जिसका प्राथमिक उपचार करवाया गया एवं पुलिस को घटना की सूचना दी गई। रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच हार्डवेयर दुकानदार आसाराम बसेने के घर में लूटपाट की घटना होने की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी अमित भावसार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की। वहीं ग्रामीण जनों को भी लूटपाट की घटना होने की जानकारी लगने के बाद आसाराम बसेने के घर व दुकान में ग्रामीणों की भीड़ लग गई और पुलिस प्रशासन से अज्ञात लुटेरों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। शनिवार को प्रातः 10 बजे बालाघाट से डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट टीम के अधिकारी एवं लालबर्रा पुलिस पहुंची, जिनके द्वारा घटना स्थल एवं उसके आसपास के एरिया का सर्चिंग कर फिंगरप्रिंट के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित किए गए, परंतु नकाबपोश लुटेरे कौन थे अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 394, 547, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मोहगांव धपेरा निवासी आसाराम बसेने का धपेरा मार्ग पर मकान के साथ ही हार्डवेयर की दुकान है, जो शुक्रवार की रात करीब 8 बजे दुकान बंद करने के बाद चौक की ओर घूमने गया हुआ था और उसकी पत्नी श्रीमती ज्ञानेश्वरी बसेने घर पर ही थी। आसाराम के घर से निकलने के कुछ देर बाद मकान के पीछे वाले गेट से किसी की आवाज आई तो ज्ञानेश्वरी ने गेट खोलकर देखी तो 2 व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 19 से 20 साल बताई जा रही है वह खड़े हुए थे और जिनमें एक युवक ने मुंह में मास्क और दूसरे ने गमछा बांधा हुआ था, जिन्होंने कहा कि हम सेंटरिंग का काम करते हैं और उन्हें कीले चाहिए, जिस पर महिला ने कहा कि दुकान बंद हो गई है, कल आना, परंतु युवकों ने कहा कि कल सुबह 8 बजे सेंटरिंग लगनी है, कीले की बहुत जरूरत है, हमें दे दो। उसके बाद ज्ञानेश्वरी ने दुकान के अंदर जाकर कीला निकालकर काटा कर रही थी, तभी दोनों युवक दुकान के अंदर आ गए और युवकों ने महिला का मुंह दबाकर दूसरे युवक ने उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंककर दुकान में रखी हथौड़ी से जानलेवा हमला करते हुए उनके सर पर वार कर घायल कर दिया और कमरे में रखी पेटी को साथ लेकर फरार हो गए, जिसमें प्लाट के कागजात, मंगलसूत्र सहित सोने चांदी के जेवरात व नगद राशि रखी हुई थी। इस तरह अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने करीबन 2.5 लाख रुपए की लूटपाट की है। इस दौरान अगर महिला के द्वारा हल्ला नहीं किया जाता तो नकाबपोश लुटेरे हत्या भी कर सकते थे, क्योंकि वे कीले लेने नहीं आए थे बल्कि लूटपाट की वारदात को अंजाम देने आए थे। जिसके बाद घायल महिला ने अपने पति आसाराम बसेने को फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वे अपने मकान पर पहुंचकर अपनी पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पुलिस को घटना की सूचना दी गई। घटना की जानकारी लगने के बाद तत्काल लालबर्रा थाना प्रभारी अमित भावसार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने आवश्यक कार्यवाही कर महिला के बयान के आधार पर अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और जांच शुरू कर दी है। मैं यहाँ से करीब 8:10 पे मैं यहाँ से दुकान बढ़ा के निकला और कुछ समय बाद में मोहगांव पहुँचा। मोहगांव पहुँचने के बाद में कुछ समय क्या होता है, मैं डेली की आदत है मेरी कि मैं यहाँ से दुकान बढ़ाता हूँ तो 1-1.5 घंटे में मैं यहाँ पे आता था, मगर अचानक मैडम का फ़ोन आ गया। वो मेरे को 20-25 मिनट या उतना कन्फर्म नहीं कहूँगा, आधा घंटा हो गया था यहाँ से गया था, तो उनका फ़ोन आया तो मेरे को बोले अचानक रूल
रोने की आवाज़ आई। बोले अजी मेरे को बचा लो। बोले कौन है? तो बोले खिल्ला लेने आया। बोले और मेरे को फटाफट मार दें बोले पीछे से। बोले तो मैं तुरंत, तो मेरा दोस्त था विवेक शिवरे, वो मेरे साथ में थे। मैंने कहा भैया गाड़ी घुमाओ, हम जा रहे थे सुरजा टोला, किसी से पैसा लेना था। तो मैं सुरजा टोला जा रहा था। मैंने उनको तुरंत बोला गाड़ी तुरंत रिवर्स घुमाए और तुरंत मैं वापस दुकान आया। दुकान आने के बाद देखा तो सामने का शटर बंद ही रहता है। कभी कोई चिल्लर सामान के लिए आते हैं तो हम ये वाले शटर से खोल के दे देते थे, ये पल्ले से। तो मेरी पत्नी की जो स्थिति थी वो गंभीर चोट, इधर सब जहाँ तहाँ चोट खाई थी। तो मैंने उनको पहले तो मैंने कहा पैसा कौड़ी अपनी जगह, लेन देन अपनी जगह। पहले मैंने कहा उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, ब्लड बहुत निकल रहा था। तो मैंने डॉक्टर के यहाँ भिजवाया उनको। और उसके बाद में सर अब जो भी घटना है वो मेरी पत्नी बताएगी। कुछ पैसे दिन भर के जो हिसाब किताब रहता है उनको आइडिया नहीं रहता। मेरे लेन देन में ज़्यादा वो नहीं करते। कभी कभी मैं उधर से आने के बाद काउंटिंग करता हूँ पैसे का। मैं काउंटिंग का मैं कल ही बता पाऊँगा कि मेरे काउंटर से कितना पैसा गया और क्या सामान गया। अभी कुछ मोटा मोटा बताएं क्या क्या मोटा तो साहब मेरे पास 1 लाख रुपए एक सज्जन ठेकेदार ने कल दिया था, वो भी यहीं रखा था। और ये पैसे की जानकारी मेरी पत्नी को नहीं है। दूसरी चीज़, आज एक आदमी ने, मुरझड़ का आदमी था, 20,000 रुपये उसने दिया था। एक पंडित जी थे मोहगांव के, उनने 10,000 रुपये। घटना हो गई यहाँ पे? हम लोग 2 लोग थे, आवाज़ लगा के आए और चिल्ला मांगने लगे। तो मैंने उनको मना की कि दुकान बंद हो गया। तो बोले 8 बजे में स्लीप है, बोले तो दे दो बोले। तो मैंने बोली 8 बजे स्लीप है, इसलिए करके मैंने दे दिया उनको खिला। मैंने ये कमरे से, इधर के कमरे से ले करके गई। फिर मैं खाटे पे रखी और वैसे इन लोगों ने मुंह को दबाए और फिर मिर्ची पाउडर डाले। उसके बाद में मैं गिर गई और पहले और हथौड़ी शायद मारे होंगे, मैं बेहोश जैसी हो गई। फिर और इन लोग उधर गए, लाइट अंधेरा हो गया। उसके बाद में फिर और आकर के एक बार हथौड़ी मारे। मैं फ़ोन उठाऊंगी करके देखी थी। उसके बाद में पता ही नहीं, धुंधला धुंधला दिखा। उन लोग पेटी लेकर के गए तो कुछ उठा के लेके जाते दिखे। फिर बाद में मेरे को फ़ोन उठा रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, फ़ोन न उठा पा रही थी और न खुद हाथ पे भी हिला के नहीं पा रही थी। कुछ चेहरा वगैरह जानते हैं उनका? कुछ सावले से हैं दोनों। मुंह में मास्क लगा था, एक ने सिर में और मुंह में बांधा हुआ था। वहीं दूरभाष में चर्चा के दौरान थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि मोहगांव धपेरा निवासी आसाराम बसेनी का धपेरा मार्ग पर मकान के साथ ही हार्डवेयर की दुकान है। शुक्रवार की रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने महिला के साथ मारपीट कर सोने चांदी के जेवरात व नगद राशि लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही अज्ञात लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस थाना बारासूनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी के बनिया टोला स्थित गिट्टी खदान के गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 68 वर्षीय बुजुर्ग की 28 जुलाई को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोनलाल पंचेश्वर खेत गया था, वहां से वह वापस आने के दौरान यह हादसा घटित हो गया। पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मर्ग जांच की जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बनिया टोला कायदे निवासी 68 वर्षीय सोहनलाल पिता कोंडू पंचेश्वर का खेत वारासिवनी बालाघाट मुख्य मार्ग के किनारे गुजरने वाली नहर के उस छोर पर है, जहां पर वर्तमान में कृषि कार्य प्रारंभ होने से वह और उसका परिवार रोजाना आना जाना करता था, जो 28 जुलाई को घर में खेत जा रहा हूं की बात बताकर निकला था। वह अपने खेत के लिए नहर पार कर खदान के पास से खेत गया हुआ था, जहां पर उसने अपना खेती कार्य किया। उसके बाद ग्रामीणों ने देखा कि नहर के पास स्थित खदान के गड्ढे में पानी में कोई व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने ग्राम के अन्य लोगों को दी, जहां पर लाश मिलने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। जहां ग्रामीणों के द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां पर वारासिवनी पुलिस ने 28 जुलाई की शाम को मौके पर पहुंचकर मृतक का शव बरामद कर उसे खदान के गड्ढे से बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान ग्रामीणों ने और मृतक के परिवार ने सोहनलाल पिता कोंडू पंचेश्वर उम्र 68 वर्ष बनिया टोला निवासी के रूप में की गई, जिस पर पुलिस के द्वारा उक्त शव को शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी के फ्रीजर में लाकर सुरक्षित रखवा दिया गया है और रात्रि होने की वजह से पोस्टमार्टम की कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद 29 जुलाई को सुबह पुलिस के द्वारा आवश्यक पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि खेती कार्य करने के बाद मृतक अपने घर वापस आ रहा था
इस दौरान मार्ग खराब होने की वजह से वह कीचड़ से बचकर रोड किनारे से चल रहा था। तभी खदान के गड्ढे के पास उसका पैर स्लिप हो गया और वह खदान के गड्ढे में भरे पानी में गिर गया और उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। इंस्टाग्राम में फर्जी आईडी बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी के मुताबिक एक 20 वर्षीय लड़की जो बालाघाट में रहकर पढ़ाई कर रही है, अज्ञात व्यक्ति ने इस लड़की के नाम की फर्जी आईडी बनाकर इंस्टाग्राम में इस लड़की के संबंध में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। जब इस लड़की ने इंस्टाग्राम के माध्यम से चैटिंग कर रहे उस व्यक्ति से आईडी डिलीट करने के लिए बोली तो उस व्यक्ति ने आईडी डिलीट करने के बदले रुपयों की मांग की। अज्ञात व्यक्ति ने 29 मई 2023 को लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी। इस लड़की ने कोतवाली में एक लिखित शिकायत की है और अज्ञात यूजर व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। कोतवाली पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई शिकायत पर उस अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 384, 509 भारतीय दंड विधान और धारा 66C, 67 IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। रुक रुक के ही सही पर बारिश इन दिनों शहर में होते ही जा रही है। वह भले ही आधा घंटा या 1 घंटा बारिश हो फिर बंद हो जाती है, वहां पुनः धूप भी निकल जाती है। इस रुक रुक के हो रही बारिश में भी शहर में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शहर के प्रमुख चौक चौराहों में जल भराव जैसी स्थिति पुनः देखने को मिल रही है। शुरू में जरूर लग रहा था कि नगर पालिका के द्वारा इस जल भराव की समस्या से शहर को निजात मिलेगी, किंतु ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। एवं शहर के गोंदिया रोड स्थित हनुमान चौक व अम्बेडकर चौक स्थित अम्बेडकर बाल उद्यान गार्डन के सामने टापू जैसे हालात बने ही रहते हैं। भले ही अनेक जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन जल भराव की समस्या के लिए अनेकों वादे शहर की जनता से किए गए, किंतु वह सब वादे आज जनमानस के सामने खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुनः सड़क की रोडों पर पानी जमा होकर वह बह रहा है तो वहीं शहर के प्रमुख चौक चौराहों में पानी आने के बाद भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह टापू जैसी वहां स्थिति निर्मित हो रही है। हनुमान चौक में जल भराव को लेकर अनेकों नेताओं व जन प्रतिनिधियों के द्वारा अनेकों निराकरण किए गए, किंतु आज भी हनुमान चौक में थोड़ी ही बारिश से जल जमाव हो जाता है और पानी रोड से बहता हुआ जाते रहता है। आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत का कारण यह बनता जा रहा है। वहीं बात करें अम्बेडकर चौक स्थित बाल उद्यान की तो यहाँ पर भी शुरू से ही पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी ही बारिश में पानी भर जाता है। वहाँ 2 से 3 दिन तक वह पानी वहीं जमा रहता है। वहीं लोगों को आवागमन उसी पानी से होते हुए करना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले भी सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोग अध्यक्ष ने इस समस्या को लेकर चर्चा की गई थी। आयोग अध्यक्ष के द्वारा इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पानी निकासी की व्यवस्था बनाने को संबंधित विभाग से भी कहा गया था, किंतु आज तक संबंधित विभाग के द्वारा यहाँ के पानी निकासी की व्यवस्था नहीं बनाई गई और थोड़ी सी बारिश में बाल उद्यान अम्बेडकर चौक के अंदर भी पानी भर जाता है। वह बाल उद्यान गार्डन के सामने रोड पर भी पानी रहता है, जिससे लोग दिन भर पानी से अपने वाहन इधर उधर ले जाते रहते हैं। मेरा झमाझम ही कर रहा है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 29 जुलाई को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संगठन की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। वहीं इस बैठक में भोपाल में आयोजित सचिवों के महापंचायत कार्यक्रम में शामिल होने, सचिवों को महापंचायत में काम करने में आ रही समस्याओं एवं जायज मांगों के संबंध में चर्चा कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान सचिवों ने कहा कि लंबे समय से हमारे द्वारा विभाग में संविलियन, 7वें वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के रोस्टर पद्धति को समाप्त कर सारणीकरण किए जाने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, परंतु सरकार उसे पूरा नहीं कर रही है।
इसलिए आगामी 3 अगस्त को भोपाल में आयोजित सचिवों के महापंचायत कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी जायज मांगों को पूरे करने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किए जाने की बात कही। ये बैठक इस संबंध में रखी गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवों का महासम्मेलन भोपाल में आयोजित किया है, लाल परेड ग्राउंड भोपाल में, और हमारी मुख्य मांग है कि विभाग में सम्मेलन हो और विभाग में सम्मेलन के साथ में 7वां वेतनमान का लाभ सचिवों को दिया जाए। और इसी संबंध में जो है भोपाल आने जाने की प्लानिंग और कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में हमने बैठक रखी है। सर कब सम्मिलित होना है भोपाल में? भोपाल में हम लोग 3 अगस्त को 5:30 बजे हमारा सम्मेलन है, उसके लिए 2 तारीख को रात में निकल जाएंगे। क्या क्या चर्चा की जाएंगी वहाँ पे? की जाएंगी सचिवों की महापंचायत है, उसमें है हमें क्या क्या सौगातें देना है। तो हमारी मांग वही है कि विभाग में संविलियन हो और 7वां वेतनमान हो और अनुकंपा में जो है रोस्टर प्रणाली उसमें शिथिलता लाए, नियम को जो है शिथिल करें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023-24 के लिए स्वच्छता की टीम बालाघाट पहुंच रही है, जो कि शहर के प्रमुख चौक चौराहे व शौचालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। वह नगर पालिकाओं में स्वच्छता को लेकर किस प्रकार का काम किया जाता है व किस प्रकार का काम हो रहा है, इन सब का निरीक्षण कर स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पालिका को अंक दिए जाएंगे, जिसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम 30 जुलाई को बालाघाट पहुंचेगी। नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा सफाई को लेकर 29 जुलाई को दिन भर शहर के सभी शौचालय व शहर में लगे स्वच्छता के संकेतों को चमकाने का काम करती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर पालिका बालाघाट के द्वारा स्वच्छता में अंक पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जिस प्रकार से नगर पालिका पहले तो आने वाली टीम को अपने पक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के खर्चे पर टीम को होटलों में रुकवा देती है और उनके खाने पीने रहने तक का पूरा खर्चा नगर पालिका की स्वास्थ्य शाखा के द्वारा उठाया जाता है। उसके बाद उन्हें वही निरीक्षण करने ले जाया जाता है जहां पर पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की जाती है। इस वर्ष भी उसी प्रकार स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम 30 जुलाई को बालाघाट पहुंच रही है, जिसको लेकर नगर पालिका द्वारा शहर के सभी शौचालयों एवं सार्वजनिक दीवारों पर स्वच्छता को लेकर संदेश अंकित कर रही है। तो वहीं जिन शौचालयों में कमी पाई जा रही है उन्हें अपने स्तर पर कंप्लीट करने का भी काम किया जा रहा है। जैसे ही नगर पालिका बालाघाट की स्वास्थ्य शाखा को पता चला कि 30 जुलाई को स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम स्वच्छता का जायजा लेने के लिए बालाघाट पहुंच रही है, वैसे ही स्वच्छता शाखा के प्रभारी द्वारा शहर के सभी शौचालयों में जितने नल टूटे हुए हैं उनका मरम्मती कार्य शुरू कर दिया गया एवं शौचालय के सामने साफ सफाई एवं शौचालय के अंदर से पूरी तरह से रंग रोगन कर केमिकल युक्त पाउडर का छिड़काव किया गया एवं दिन भर स्वच्छता प्रभारी द्वारा सभी शौचालयों का निरीक्षण कर उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे थे एवं शौचालयों को चमकाने का कार्य किया जा रहा था। आपको बताएं कि जिस प्रकार से नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा साफ सफाई करवाई जा रही थी, उसको देखते हुए लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक शौचालय को इस प्रकार मरम्मतीकरण कर चमकाया जा रहा है, जिससे जो भी शौचालय इस्तेमाल करने के लिए आ रहे थे वह शौचालय में पदस्थ कर्मचारी अधिकारी से पूछ रहे थे कि क्या अभी शौचालय में जाना है या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से शौचालय की साफ सफाई की गई है उसे देखकर लग रहा था कि मानो शौचालय को अभी साफ सफाई कर कुछ दिन के लिए बंद किया गया हो। जिस प्रकार से यह सर्वेक्षण टीम बालाघाट पहुंचती है, वैसे वह नियम के अनुसार बालाघाट नगर पालिका के कर्मचारियों से संपर्क किए बगैर उन्हें स्वच्छता को लेकर निरीक्षण करना चाहिए, किंतु नगर पालिका स्वास्थ्य शाखा द्वारा इस टीम से पहले ही संपर्क कर लिया जाता है और उनके आने जाने तक और संपूर्ण खर्च नगर पालिका के शाखा द्वारा उठा लिया जाता है, ऐसा सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है, जिससे आने वाले कर्मचारी भी वही देखते हैं जो नगर पालिका के कर्मचारी उन्हें दिखाते हैं। वह महज कुछ ही सामने के शौचालयों एवं नालियों का निरीक्षण कर पूरे अंक देकर यहाँ से चले जाते हैं, किंतु उन्हें वह उन स्थानों पर नहीं ले जाया जाता जहाँ पर आज भी गंदगी बजा रही है। जबकि होना यह चाहिए कि जिस प्रकार से बालाघाट शहर में गंदगी का आलम बना हुआ है, उन स्थानों पर जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण टीम को निरीक्षण करना चाहिए, जिससे यह पता चलेगा कि वास्तव में स्वच्छता को लेकर बालाघाट की स्थिति क्या है।
वाराणसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में हुई मूसलाधार बारिश से ग्रामीणों के लिए आफत से कम साबित नहीं हो रही है, जिससे आधे ग्राम में जल भराव होने से शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला सहित आंगनवाड़ी व ग्राम के कुछ वार्ड जलमग्न हो गए। आपको बताएं कि 3 फीट पानी भरने से यह पानी शासकीय संस्था सहित लोगों के घरों में घुस गया है। इस दौरान स्कूल में रखी मध्याह्न भोजन की सामग्री चावल, गेहूं, मिर्च, मसाले एवं अन्य सामग्री पानी में गीली होकर खराब हो गई, तो वहीं बर्तन भी पानी पर तैरने लगे। यह आफत ग्राम में बारिश के पानी एवं नहर की निकासी नहीं होने के चलते निर्मित हुई है, जिससे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 एवं 14 के अनेक घरों में पानी घुस गया है एवं उन्हें भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनके घरों में रखे अनाज और अन्य सामग्री खराब हो गई है। कुछ मकानों की तो दीवार गिर गई है और कुछ मकान जर्जर स्थिति में पहुंच गए हैं, जिससे उनकी हानि हुई है। जहां जलभराव की जानकारी लगते ही जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा किशोर अमूले, पूर्व जनपद अध्यक्ष किशोर अमूले, ग्राम पंच नरेंद्र पटले, गोपाल रहंगडाले, खेमेंद्र गौतम, अनिल गौतम, मोनू चौबे ने जलभराव का निरीक्षण कर तत्काल जेसीबी बुलाकर बस स्टैंड में नाली बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था करवाई। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों से फोन पर बात कर जलभराव की स्थिति को देख बस स्टैंड में स्थित पुलिया का बड़ा पाइप लगाकर पुलिया बनाने की बात कही। क्या समस्या हो गई आपके? मकान गिर गया, चावल गेहूँ सब गीले हो गए, क्या खा के जीव मैं बताया। किस कारण से हुआ ये? पानी की वर्षा आने के कारण, बारिश होने के कारण। ये सामने वाले में देखो मूंगा, पानी इतना आता है और इतना सब लोग मूंगा लगाए। आज तक इतने साल 40 साल से सिंगोड़ी में रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है। और इनने सामने मूंगा लगाए छोटा सा और पानी आता है इतना सारा, तो पानी घुस गया ना अंदर। करीब कितना पानी जमा हो गया था? पानी इतना पानी था, डोंगरा भर पानी था। 3 फीट पानी था। और 3 फीट पानी था। तो ये पूरा घर के अंदर से? घर के आस पार इस पर देखो ना, दिखा जरा ना, आप मजाक कर रहा हूँ। देखो क्या अभी आप क्या जल भरा हुआ था? हाँ, जल भरा हुआ था बारिश की वजह से। तो फिर क्या क्षति हुई है इसमें? क्षति में पूरा मकान ही समझो, कोठा और एक छप्पर गिर गई। दो कोठा और छप्पर गिर गए। ये पानी कहाँ का था? ये ऊपर से, ऊपर की बारिश है। बारिश का है, कुदरत का कानून है समझो। तो कोठे की और अपने आप जो जहाँ रह रहे हैं ये घर में, और यहाँ भी परेशानी, यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ भी घुस के कारण है, आप देख लीजिए मकान का भी वही हाल है। यानी नरम हो गई है। हाँ, पूरी जगह नरम हो गई। सब क्या कहते हैं कि पूरी यानी सब पिचा हो गया पूरा, बिल्कुल। क्या होना चाहिए अब इसके समस्या? मतलब पूरा पानी आने से पूरा ये हो गया नुकसान। क्या का पानी था यहाँ? ये अब पानी का था, ऊपर का था कि अब बारिश भी आई थी सर। बारिश का पानी जमा हुआ था जी। करीब कितना पानी भरा था? ये टूना के ऊपर था, टूने के ऊपर में था। क्या क्या नुकसानी हुई है अभी? चावल, गेहूँ, मिर्ची, मसाला, मतलब सब पूरे ने डूब गए थे, पूरे खराब हो गया पूरा पानी से। करीब कितना चावल गेहूँ अनाज है? चावल गेहूँ फिर भी 11 बोरी थी। 11 बोरी चावल गेहूँ जी। बाकी सब चीज़ खराब हो गई जी पूरा। गैस चूल्हा भी डूब गए थे, मिर्ची मसाला जो वैसे थे पूरे बह गए, पानी से खराब हो गए आपके मकान में। ज़्यादा पानी बरसात होने की वजह से हमारे घर में पानी घुस जाने से इस पानी की वजह से दीवार गिर गई, और जिससे हमको प्रधानमंत्री आवास का फ़ायदा भी नहीं मिल पाया है। जो फ़ायदा मिला था नाम कर चुका है, और अभी समस्या में जूझ रहे हैं। अभी मकान की क्या स्थिति है? अभी डाउन है सर, 3 सेट में रह रहे हैं। 3 सेट में रह रहे हो? जैसे कौन सी दीवार गिरी है मकान की? पीछे की और बीच की भी दीवार की कगार में गिरने की कगार में, यानी मकान इतनी बनी हुई है अभी। जैसे भयावह स्थिति थी, काफ़ी बरसात हो गई थी बहुत ज़्यादा, और नहर का भी पानी बढ़ गया था। इसके कारण यहाँ पर आंगनबाड़ी भवन में, स्कूल भवन में और वार्ड नंबर 2, 3, 4 इनमें काफ़ी जलभराव की स्थिति हो गई थी। और चूँकि ये रोड सिंगोड़ी लालपुर को प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ, और इसमें जो मेन बस स्टैंड में पुलिया दिया हुआ है वो पूरा चूक हो गया, इसके कारण पानी नहीं बिल्कुल नहीं जा रहा था। इसको लगभग 5-6 घंटे
तो उसको तोड़ने का प्रयास किया गया जेसीबी से, लेकिन नहीं टूटा। इसके लिए अलग से रास्ता पानी निकासी की व्यवस्था की। किस प्रकार की समस्या हो रही है इससे? समस्या ये हो रही कि एमपी तुम्हारे प्रधानमंत्री सड़क योजना ने जो ये रोड बनाई, इसमें पाइप जो है काफ़ी नीचे में, और ये यदि ऊपर रहता तो इससे पानी की निकासी हो सकती थी। मेन इस पुलिया के कारण ही यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। अभी जैसे कुछ व्यवस्था बाधित है, मकान गिरे हैं, क्या है? हाँ, मकान 2-3 मकानों की दीवारें गिरी है और काफ़ी मकान भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 स्थित परशुराम भवन में सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल के द्वारा सावन मास के पावन अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताएं कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना कहलाता है, जिसमें धार्मिक आयोजन बड़ी मात्रा में किए जाते हैं। इसी कड़ी में सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल के द्वारा श्रावण मास के प्रारंभ से ही सप्ताह के प्रति शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भगवान राम और हनुमान जी का पूजन अर्चन कर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का वाचन और श्रवण करने के उपरांत आरती कर कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। Thank you.